बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए चैप्टर में जिसका नाम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के साथ हमारा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट खत्म होगा, लेकिन जो कि अभी तक का प्रोटोकॉल रहा है उसी से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और लास्टली वी आर ऑन दी कंट्रोलिंग। तो क्या प्लानिंग डन, ऑर्गेनाइजिंग डन, स्टाफिंग डन, डायरेक्टिंग डन, अब क्या पढ़ना है, कंट्रोलिंग। एक बार दोबारा से मैनेजमेंट साइकिल का जिक्र करेंगे, दोबारा से चर्चा करते हैं, एक बार वापस से देखते हैं कि मैनेजमेंट साइकिल ने हमें सिखाया क्या था। मैंने ऐसा कहा कि प्लानिंग जब होती है तो प्लानिंग मुझे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सिखाती है। क्या सिखाती है? स्क्रीन पे देखेंगे क्या सिखाती है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मतलब मान लेते हैं 100 CR का टर्नओवर अचीव करना है, बिजनेस का स्टैंडर्ड रूल हो गया। फिर मैंने करी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग ने मुझे सिखाया रिसोर्सेस को असेंबल करो और क्या बनाओ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, ये चर्चा हो गई। इसके बाद मैं गया किस पे, स्टाफिंग पे। स्टाफिंग ने मुझे सिखाया HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लोगों का इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर लीजिए। रिसेंटली मैं बात करके आया हूँ डायरेक्टिंग पे। डायरेक्टिंग ने मुझे सिखाया कि आपको LCMS इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। क्या ये बात भी क्लियर है? फिर अब बात आ जाती है कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग मुझे रूबरू कराएगी एक्चुअल परफॉर्मेंस से। किससे रूबरू कराएगी? एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब हुआ कि मैंने 80 CR का टर्नओवर ही अचीव किया। सोचा कितना था, 100 करोड़। करा कितना, 80 करोड़। अब तक मैंने बहुत कोशिश करी, सारे तरीके लगा लिए, इसके बावजूद भी मैं कितने पे पहुंच पाया हूं, सिर्फ 80 करोड़ पे पहुंच पाया हूं। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ पे 3 तरीके की हो सकती है। हो सकता है मैंने 100 करोड़ सोचा था, 100 करोड़ ही कर लिया। हो सकता है मैंने 100 सोचा था, 110 कराओ। हो सकता है मैंने 100 सोचा हो, कितना कराओ, 80। अगर 100 सोचा 100 कर लिया, इसका मतलब टारगेट कैसा बनाया था, अचीवेबल, कर सकता था मैं अचीव। अगर 100 सोचा था और 110 कर लिया तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा कहीं टारगेट छोटा तो नहीं बना लिया, कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल कंडीशंस ने फेवर करके तो मुझे नहीं अचीव करा दिया। और अगर मेरा टर्नओवर 80 करोड़ हुआ तो यहाँ पे पैदा होगा डिफरेंस। क्या पैदा होगा बेटा? इस डिफरेंस को बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? और डेविएशन कितने का है? 20 करोड़ का। और अब बात यह है कि ये 20 करोड़ क्यों आया, 20 करोड़ कम आपने क्यों टर्नओवर किया? कोई ना कोई कमी रह गई होगी, तो इस कमी को सुधारिए, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, और इन डेविएशंस को सुधार के फिर से क्या बनाइए, नया प्लान। डेविएशंस को सुधार के फिर से क्या बनाइए, नया प्लान। तो कंट्रोलिंग मुझे डेविएशन से मिलाती है और वापस कहाँ ले जाती है। इसलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट साइकिल कैसी है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। कैसी है? इसलिए प्लानिंग कंटिन्यूस थी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब कंटिन्यूस था, और कंट्रोलिंग भी आज बोल देगी कि मैं भी कैसी हूँ, कंटिन्यूस हूँ। इसलिए पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही कैसा है, कंटिन्यूस है। क्या ये बात क्लियर होती है? तो आइए अब हम पढ़ते हैं आज का मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंट्रोलिंग। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, पहले ये बहुत डिटेलिंग में हुआ करता था, अभी इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी हैं, इसलिए बड़ा छोटा हो गया ये। शायद 20-25 मिनट में हम इसको कवर कर लेंगे, राइट? ठीक है, फिर आपको एक छोटा सा लंच ब्रेक दे दें। खाना वाना खा के आए कि नहीं? सबका फास्ट है मेरे जैसे? फिर खाना खा के आए? यहाँ नीचे मिलता है, खा लेना, दाल बाटी बनी होगी आज तो। ठीक, लेट्स मूव टू द मीनिंग। कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मैनेजर। मैं चाहता हूँ हाईलाइटर चलाएं, अब तक का सबसे बड़ा पैराग्राफ लिखा है मैंने इसमें। आइए, कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मैनेजर। In order to seek planned result from subordinate, a manager need to exercise effective control over the activities of the subordinate. अगर आप चाहते हैं कि सबॉर्डिनेट आपको मनचाहा रिजल्ट दे तो सबॉर्डिनेट को क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल। सबॉर्डिनेट को कंट्रोल करना है या उसके काम को कंट्रोल करना है? पूरा बोल के बताओ, क्या कंट्रोल करना है? उसके काम को कंट्रोल करना है। सबॉर्डिनेट को कंट्रोल करके क्या करोगे? उसके काम को कंट्रोल करिए, चेक करिए जो आप बोल रहे हो वो उतना काम कर रहा है या नहीं। नहीं कर रहा है तो मोटिवेट करिए, और अगर फिर भी नहीं कर रहा है तो रिप्लेस करिए, लेकिन किसी न किसी तरीके से काम पूरा करवाइए। इन अदर वर्ड्स, कंट्रोलिंग मीन्स
ensuring that activities in an organization performed as per the plan. जो प्लानिंग में हमने सोचा था वैसा काम हो रहा है या नहीं, ये कौन इंश्योर करेगा? कंट्रोलिंग। इसका मतलब कंट्रोलिंग क्रॉस चेक हो गया। आपने ब्रिज बनाया, चलना शुरू किया, तो हर 10 स्टेप के बाद पीछे पलट के देखेंगे कि 10 स्टेप कंप्लीट हुई कि नहीं, और उन 10 स्टेप में कोई गलती तो नहीं हो गई। गलती हो गई तो क्या करो? चेंज करो, आगे बढ़ो, ऐसा। Controlling also ensures that an organization resources are being used effectively and efficiently to achieving predetermined goals. ये हमारा पूरा का पूरा किसकी चर्चा है? कंट्रोलिंग की। और बहुत आसान है, कोर कंसेप्ट आपको कंट्रोलिंग का समझ में आ गया कि मुझे ये चेक करना है जो मैंने प्लानिंग में सोचा था वो अभी पूरा हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो करेक्टिव एक्शंस लेना है, सुधार करना है और अचीव कर लेना है। क्या ये बात समझ आती है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? मैं चाहता हूँ आप इस पैराग्राफ को एक बार आराम से पढ़ लें ताकि पूरी पिक्चर आपको एक बार क्लियर हो जाए। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ? किसी पर डिस्कशन करना है? नहीं? आओ जी, पहला शुभारंभ करें पहले पॉइंट के साथ, विच इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के फायदे क्या क्या हैं, क्यों कंट्रोलिंग करना जरूरी है, राइट? सबसे पहले बोलते हैं अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग का सबसे मेन फोकस क्या है? जो प्लानिंग में सोचा वो होना चाहिए। तो आपने जो भी गोल सोचा है वो कंट्रोलिंग में होगा। देखो जी, जीवन में आप जो भी गोल बनाओगे वो सिर्फ तब पूरा हो पाएगा जब उसके ऊपर आपका कंट्रोल होगा। कंट्रोल किस चीज़ पे होगा, ये सवाल बहुत टेक्निकल है। कई बार हम ऐसी चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहते हैं जो कंट्रोल में नहीं आएंगी। कई बार हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इन चीज़ों का कंट्रोल करना व्यर्थ है, लेकिन हमें ये सीखना पड़ता है कि कंट्रोलिंग करी किसकी जाती है और क्या वो कंट्रोलेबल है या नहीं। कई बार ऐसा होगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि ये मेरे पर्टिकुलर गोल को अचीव करने का एक मुख्य डिस्ट्रैक्शन है, रोड़ा है, मेरे सड़क का पत्थर है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पत्थर हटाना कैसे, ये आपको नहीं आता। तो पहली समझदारी है कि आपको ये समझ आ जाए कि कुछ डिस्ट्रैक्टिव थिंग है जो आपके गोल को अचीव होने से रोक रही है। जैसे मेजरली अगर अपन देखें, अपने ही बारे में सोचे तो हमें ऐसा लगता है यार हम प्रोकेस्टिनेट कर देते हैं। हम अपने दिमाग से प्रोकेस्टिनेट कि कल कर देंगे, बाद में कर देंगे। बाद में आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वो एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको गोल अचीव करने नहीं दे रहा है। आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तरफ तो मन बोलता है कि करना है, दूसरी तरफ जब करने का टाइम आता है तो मन करने नहीं दे रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम आपके अंदर है, इसको बाहर से कैसे सुलझाओगे? बाहर इसको हैंडल नहीं कर सकते, अब इसको अंदर ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ लगेगी टेक्निक। तो जितने भी बढ़िया एंटरप्रेन्योर्स हुए या जितने भी लोगों ने लाइफ में कोई बहुत बढ़िया अचीवमेंट किया, मैं सक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? अचीवमेंट की, कि मैंने ये सोचा है और ये मैं करूँगा। जितने भी ऐसे लोग हैं उन्होंने ये बैटल खेली है और इससे जीते हैं। क्योंकि आप किसी व्यक्ति को बोलो कि चलो 100 किलोमीटर दौड़ें, तो वो क्यों दौड़ेगा? पागल है क्या वो? पर अगर कोई दौड़ रहा है तो उसके पास भी तो मन है, वो भी तो बोलेगा 1 किलोमीटर बाद बोलेगा कि बस हो गया। चलो ज़्यादा दौड़ता है तो 10 के बाद बोलेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है 50 के बाद बोलेगा, अरे 97 पे भी बोल देगा कि ठीक है ना यार, 97 भी नहीं दौड़ा आज तक कोई।
पर आप नहीं, मैं 100 ही दौड़ूंगा, 100 ही पूरे करूंगा, 100 ही पूरे करूंगा। तो ऐसा क्या चलता है दिमाग में? तो अब ये उनका कंट्रोलिंग है। उन्होंने वो एक एलिमेंट कंट्रोल कर रखा है जो डिस्टर्ब नहीं करने देता, और ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी लोग अपने जीवन में पढ़ाई करना चाहते हैं और किसी पर्टिकुलर टास्क में 2-3 साल खर्च करना चाहते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि उनका कंट्रोलिंग पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब क्या कंट्रोल करना है। बहुत सारे लोग कंट्रोलिंग को बहुत हल्के में लेते हैं, और ये पूरी की पूरी मैनेजमेंट साइकिल का वो एक लौता ऐसा नियम है जिसमें सबसे ज़्यादा दिमाग सीईओ लगाता है। उसको मालूम है एचआर स्टाफिंग कर लेगा, बहुत अच्छे सप्लायर, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर सब मेरा रिसोर्सेज मैनेज कर लेंगे, प्लानिंग करने के लिए भी मैं बढ़िया लोग रख लूँगा, लेकिन ये सब जो होगा ये मेरे हिसाब से होगा। तो वो हमेशा किस पे जाकर रुक जाता है? कंट्रोलिंग पे। कंट्रोल मेरा होगा। फ्रीडम तो देनी पड़ेगी ना काम करेगी, लेकिन कंट्रोल कौन रखेगा? मैं रखूंगा। मैं डिसाइड करूंगा काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो ये जो कंट्रोल है ये डेवलप करना पड़ता है, और एक बार आपने कंट्रोल डेवलप कर लिया तो आपका कोई भी गोल कभी भी ऐसा अधूरा तो नहीं रहेगा। अब वो कंट्रोल क्या हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं जैसे कि मैं ये टास्क पूरा करके ही मानूंगा, इस तरीके से सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, ये टास्क का ये रिजल्ट होगा तो मैं ये टास्क पूरा करूंगा। ऐसा सबका अपना अपना है, लेकिन आपको इस पे काम करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक सर्टेन टाइम आना चाहिए जब आपके इनर कन्फ्लिक्ट बंद हो चुके हो। ठीक है, मतलब आपने बोला है कि मुझे आज ये काम करना है, और आपका मन माइंड जो भी है वो बोले कि हाँ करना है। वो ये ना बोले कि बस यार बहुत हो गया आज के लिए। जब तक आप डिसाइड ना करो कि बस आज के लिए बहुत हो गया, और जब वो आप बोलोगे आज के लिए बहुत हो गया, तो मन बोले कि हाँ ठीक है भैया, आप बोल रहे हैं तो हो गया होगा। आप उसको बोल दो कि 3 घंटे सोएंगे आज, तो बोले जी भैया 3 घंटे। आज सिर्फ पढ़ाई करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, बोले जी भैया सिर्फ पढ़ाई करेंगे। तो जब मन इतना कंट्रोल में आ जाएगा तो जो आप चाहोगे वो हो जाएगा। और चेक कैसे करना है? कोई भी टास्क बनाइए कि आज मुझे ये काम करना है, और फिर ऑब्जर्व करिए कि आपका जो मन है वो इसको सपोर्ट कर रहा है या फिर वो इसके अगेंस्ट चला जाता है। जैसे आप बोलते हैं कि आज मैं 3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ के जाऊँगा और इसके 10-10 केस स्टडी सॉल्व कर लूँगा, तो आप देखो आपका ब्रेन आपको कब मना करेगा। या तो हो सकता है वो किताब ही खोलने ना दे कि यार करते हैं अभी इतना पढ़ के आए, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ऐसे कर देगा। या फिर बोले नहीं मैं शुरू करता हूँ, तो 1 चैप्टर के बाद बोलेगा कि बस, 2 के बाद बोल रहा है बस। तो आपको समझ में आएगा ये कब एक्टिवेट कब होता है। एक बार आपको समझ आ जाए कि ये कब क्या करता है, उसके बाद आप कंट्रोल कर लो। जितने भी लोग ये क्लेम करते हैं कि हमने 16 घंटे 17 घंटे पढ़ाई करी है, ये सब झूठ क्लेम करते हैं। ठीक है, 16-17 घंटे कोई पढ़ाई नहीं करता है। पर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने 25 घंटे भी पढ़ाई करी है एक दिन में। 16 घंटे वाले झूठ बोलते हैं, पर 25 घंटे वाले भी देखे हैं मैंने। पढ़ना इतना ज़्यादा नहीं होता है, पढ़ना इतना पढ़ता भी नहीं है। आपको उस पढ़ाई के माहौल में रहना होता है। आपको वो अपनी बॉडी माइंड को इतना कंट्रोल रखना है कि वो पढ़ाई के अलावा कुछ सोचे ना। मतलब ऐसे बहुत उम्दा शायर हुए हैं, बड़े बड़े स्कॉलर हुए हैं, जिनको जो अपने सिरहाने सोते समय टेबल साइड टेबल पे पेपर पेन रख के सोते थे। कई बार उन्होंने मतलब ऐसा पढ़ने को आपको मिलेगा कि नींद से अचानक से उठे और उठ के उन्होंने कुछ लिखा और सो गए, और सुबह देखा तो पता चला कि ये नोट किया था, फिर उस पर पूरा गाना लिखा, कोई शायरी लिखी, कोई बहुत डिटेलिंग की बात लिख दी, कोई रिसर्च पता चल गई। क्योंकि स्लीपिंग मोड में भी ब्रेन तो काम कर रहा है, आपने उसको ट्रेन ही इतना कर रखा है। होता ही है ना, आपने जानवरों को नहीं देखा? छोटे से जानवर को आप देखो, वो सो रहा है, आपने कुछ भी हरकत करी, कुछ भी आवाज़ करी तो एकदम अलर्ट हो जाता है, दिख रहा है पूरा सो रहा है, पर कितना फास्ट है उसके कान पे साउंड का टैप करना और उसका रिएक्ट करना, कितना फास्ट हो जाता है। क्यों? वो सो तो रहा है लेकिन उसका ब्रेन अभी भी एक्टिव है, उसको पता है कि मेरे को सर्वाइवल के लिए कभी भी हमला हो सकता है। तो जब वो इतने टैलेंटेड है तो आप भी हो। बस आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, उस पर समय खर्च करना है। एक बार समझ लोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड आपने बनाया कि यार मैं 100 करोड़ टारगेट अचीव करूंगा,
तो ये चेक कंट्रोलिंग करके बताएगा कि ये एक्यूरेट है या नहीं, आप कर भी सकते हो या भी नहीं कर सकते। वन लाइनर देखिएगा, कंट्रोल कीप्स ऑर्गेनाइजेशन ऑन द राइट ट्रैक। जो ट्रैक है, जो अपने प्लानिंग में ब्रिज बनाया है, उसी पे चलना है, गिरना नहीं है। तो इसलिए हम लोग ब्रिज के पास में क्या बनाएंगे, सपोर्ट बनाएंगे। तो ये सपोर्ट क्या है, कंट्रोलिंग है। कंट्रोल चेक वेदर स्टैंडर्ड आर राइट और नॉट, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि हम कंट्रोल कर रहे हैं तो हम वेस्टफुल एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करेंगे, हम वर्कर्स जो टाइम खर्च कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उसको भी कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी चीजें मैनेज करने का फायदा अपने को मिलेगा, राइट। कंट्रोल रिड्यूसेस वेस्टेज एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी, एम्पावरिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। क्योंकि हम कंट्रोल करते हैं तो हम उन्हें सही सलाह भी दे सकते हैं। हमने उन्हें 10 प्रोडक्ट बनाने का टारगेट दिया था, वो इत्तफाकन 8 ही बना पाए, लेकिन फिर उन्होंने हमसे आके बोला कि सर ये हमको नहीं आ पा रहा है। तो आपने उन्हें समझाया, उन्हें तरीका बताया, तो उन्हें पता चला कि जो हमने 8 बनाए थे वो भी गलत तरीके से बनाए थे। तो अब अगले दिन वो हो सकता है जल्दी कम समय में 10 बना ले, हो सकता है और स्किल को डेवलप करके कम समय में 11-12 भी बना ले। तो कंट्रोल नहीं होता तो हम समझ नहीं पाते कि वो क्या गलती कर रहे हैं, वो हमसे पूछने भी नहीं आते, पूछने आए, गलती समझ में आई तो सुधार के चांसेस हैं। कंट्रोल क्या है, अभी क्या है, पेपर आने वाला है, क्या कंट्रोल है, मॉक टेस्ट देख के समझ आ जाएगा कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो अगर आप नहीं लिख रहे हो मॉक, तो आप मैनेजमेंट पूरा कर रहे हो, कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हो। तो आप ये मान लो कि ठीक है आपने कर लिया, रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो स्पेस नहीं बनाई ना कि ये गलती है फिर उसको मैं सुधारूंगा, फिर ये गलती है फिर इसको मैं सुधारूंगा। आप तो कैसे बैठे हो कि देखेंगे एक ही बार में, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर देख लेना जो होगा, फिर वहां रोना मत। सिंपल बात होती है ना, 2 तरीके से आदमी चलता है। ये मैनेजमेंट साइकिल थोड़ी है, तो जिंदगी की साइकिल है। प्लानिंग करी कि भैया मैं बॉडी बनाऊंगा, जिम जाऊंगा, बहुत अच्छी बात है, 6 महीने। ऑर्गेनाइजिंग करी, मैं क्या करूंगा, रिसोर्सेज, जिम ज्वाइन करूंगा, सुबह 2 टाइम वर्कआउट करूंगा, डाइट लूंगा, सब मैनेज कर लिया, ठीक है। स्टाफिंग क्या करी, जिम से ट्रेनर रखूंगा, ट्रेनर से डील करूंगा। फिर क्या करा, डायरेक्शन दिया, खूब मोटिवेशन गाने सुने, आराम में प्रचंड, सब सुन लिया आपने, ठीक है ना। धुरंधर देख ली, ये कर लिया, वो कर लिया, सब हो गया। कंट्रोलिंग की बारी आई तो कुछ कंट्रोल ही नहीं करते हो आप। सोचा था डाइट करेंगे, कभी कभी चिप्स भी खा ली। सोचा था डाइट करते हैं, दिन में 5 गिलास चाय पी गए। बॉडी चेक ही नहीं कर रहे हैं। वर्कआउट कभी मन हुआ तो करा, नहीं हुआ तो नहीं करा। कभी 2 टाइम में एक ही चीज़ कर दी, बाइसेप अच्छे लगते हैं वही लगा लिए, फट गए 2 महीने बाद वो। ऊपर से बहुत चौड़े हो गए, कंधे बाहर आ गए, पैर पतले हैं, हवा चलती है नीचे नीचे तो उड़ता आदमी। अब बोल रहे यार मैंने कंट्रोलिंग नहीं करी, मैंने पूरा मैनेजमेंट तो करा। अगर आप कंट्रोलिंग करते तो 6 महीने वाली जो आपके अचीवमेंट थे, जो गोल थे, वो हो सकता है आपने 6 महीने में सोचा हो कि 70 kg जाना है, हो सकता है आप 60 kg तक ही आए हो। आपको पता तो चलता है कि 10 kg नहीं हो पाया, कोई मिस्टेक रही होगी, अब मैं वापस से प्लानिंग करूंगा, इस 10 kg को अचीव करूंगा। फिर 70 हो जाता, फिर 80 करते, फिर 80 में डिफरेंस आता 5 किलो का, फिर अगली बार। तो ये तो अचीविंग साइकिल है कि मैंने टारगेट बनाया, पूरा नहीं हुआ, और मेहनत करूंगा और टारगेट की तरफ जाऊंगा, फिर बनाया, फिर पूरा नहीं, और मेहनत करूंगा। और जिंदगी में करने क्या है, और आपको कोई ले आया, आप भी किसी को ले आना और चले जाना, ये तो सभी कर रहे हैं ना। आपने क्या सीखा अभी लाइफ से, यही तो सीखना है मैनेजमेंट। और क्या सिखाता है, यही सिखाता है, टारगेट बनाओ, काम करो, या तो वो रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा तो फिर से बनाएंगे, फिर करेंगे। तो इसमें हारना तो है ही नहीं, हार थोड़ी रहे। ये तो क्या है, ये तो काइजेन टेक्निक है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। पर वो कर पाएगा जिसकी मैनेजमेंट साइकिल चलती रहेगी, ऐसा। तो कंट्रोलिंग करे बिना आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉयज को। देन इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ये एक प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने इस पे चर्चा करी थी। तो ऑर्गेनाइजेशन में अब अगर आपको ये बोल रखा है सारा सामान जहाँ रखा है वहीं रखा रहना चाहिए, डिसिप्लिन पहले से ही बता रखा है कि ये सब चीज़ें फॉलो होना चाहिए, तो वो सब मेंटेन हो जाएगा ओनली बिकॉज ऑफ दिस। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, जब भी हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो उसमें कंट्रोलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपको फुटबॉल मैच याद आए
और फुटबॉल मैच आप कभी ध्यान से देखो तो आपने देखा हो गोलकीपर को एक स्क्वायर बॉक्स बना के दिया जाता है और उसको बोला जाता है इसी के अंदर हाथ से बॉल पकड़ना, इसके बाहर मत पकड़ना, ऐसा सब बोला है ना। क्यों? अब आपने उसको अलाउ कर दिया कि हाथ से बॉल पकड़ लेना, वो जाके बीच मैदान में पकड़ ली उसने, वो दोनों हाथ से बॉल लड़ने, दोनों गोलकीपर लड़ने लग गए हाथ से। तो आपको कंट्रोल बाउंड्री तो बनानी पड़ेगी ना। जैसे क्रिकेट में एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, क्रिकेट क्यों इतना बड़ा गेम है, क्योंकि क्रिकेट में कोई डेफिनेट ग्राउंड नहीं है कि सर्कल होना चाहिए कि ओवल होना चाहिए, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि इतना मीटर का ही होना चाहिए। बस उनके यहाँ ये है कि 22 यार्ड की पिच होना चाहिए, बाकी उनको और कोई मतलब नहीं। तो आप देखोगे कुछ स्टेडियम ऐसे हैं, बनाने वाला स्टेडियम इवन ही बनाता है, पर कुछ स्टेडियम आज भी ऐसे हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर बाउंड्री बहुत ज़्यादा लंबी है, कोई पर्टिकुलर बाउंड्री बहुत छोटी है। तो अब ये तो कैसा हो गया, कोई कंडीशनल बैट्समैन आया और उसके लिए वो बाउंड्री, मतलब वो उसकी बैटिंग स्टाइल ऐसी है कि छोटी बाउंड्री उसको हमेशा पास पड़ती है, तो वो तो वहीं वहीं खेलेगा, राइट ना। अब आपको क्या समझना है कि ये जो कोऑर्डिनेशन है ये कहाँ पे समझ में आएगा अपने को, फील्ड पे, कि यार ये कंट्रोल्ड एरिया है, इसमें अपन ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए कंट्रोल फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए माँ बाप भी अपने बच्चों को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाए। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, बोलते होंगे 2 घंटे खेलना 2 घंटे पढ़ना, कंट्रोल है ना एक तरीके का। या तो उल्टा करो कि खेल ले बेटा पूरा खेल, ऐसे अपन ये कंट्रोलिंग पे विश्वास नहीं रखते, अपन तो एक्सट्रीमिज्म पे विश्वास रखते हैं, क्या कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग, इससे तो ये तो बच्चा बेवकूफ़ बना जाएगा घर पे। फिर आपको हमें 2 घंटे खेल लूँ फिर पढ़ूंगा, 2 घंटे खेल के आया टांग तोड़ वाला, अब क्या पढ़ेगा, तो बिस्तर में पड़ा है। बच्चे सब ड्रामेबाज हैं, किसी को पढ़ना है, मीम देखा कि नहीं, कोई पढ़ता है आज की तारीख में, सब क्या करते हैं, मामला ही ऐसा है, डिस्टर्ब। अपना तो खेल एक्सट्रीमिज्म, कोई बच्चा बहुत फ़ोन चलाता है, हाँ तो उसको चलवाओ, उससे दिन भर फ़ोन चलाओ, रखे ना वो फ़ोन, उसको दो दे दो, दोनों फ़ोन चला, दोनों हाथ से चला, हाथ नहीं रुकना चाहिए, 24 घंटे में हाथ नहीं रुकना चाहिए। सो गया मारो चांटा, उठाओ फ़ोन चला, सो कैसे गया, नहीं भैया नींद आ रही थक गए, नहीं नहीं थकना नहीं है, मुंह भर दो बाल्टी में, उठा चला फ़ोन, कितने दिन चला लेगा, खुद ही फेंक देगा, नहीं चलाना भैया पागल, ये तो पूरा दिन फ़ोन चला। फ़ोन पे भी एक ही चीज़ दिखाओ उसको बार बार, दिखा दो 24 घंटे। आपको पता है ये साइकोलॉजिकल पनिशमेंट है, यूएस के एक जेल ने दी थी। एक यूएस के जेल में कोई, वहाँ पे क्या, यूएस में जब कोई व्यक्ति ऐसे फंस जाता था ना, तो उसको टेक्निकल सज़ा देते थे। वो ऐसे सीधे सीधे सज़ा वो नहीं करते थे कि जाओ इनको फांसी दे दो, इनको उम्र, नहीं, वो जो उसने क्राइम किया होता था उससे रिलेटेड उसको सज़ा देते थे। पता नहीं कोई एक क्रिमिनल था, उसको एक पर्टिकुलर, शायद किसी मूवी की सीडी के लिए किसी का मर्डर कर दिया था, ऐसा कुछ था। तो उसको सजा ये दी थी कि उसको रोज वो पिक्चर दिखाई जाती थी सेम, वो बंद नहीं होती थी, वो टीवी चलती रहती थी, वो टीवी तोड़ नहीं सकता था वो, तो वो पागल हो गया था वो पिक्चर देख देख के। तुम सोचो रोज ही एक चीज़ दिखाई जाए, तो कंट्रोल क्या करना है, एक्सट्रीम पे खेलो, कोई कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं। आप बना लो अपने आप को, जैसे जितने बच्चों को लगता है कि यार हमारे को इंस्टाग्राम चलाते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो हमको डीएक्टिवेट करना पड़ता है, फिर हम थोड़े दिन डीएक्टिवेट कर देते हैं, फिर थोड़े दिन बाद एक्टिवेट कर लेते हैं, फिर हम स्टोरी डाल देते हैं, फिर हम डी। हाँ तो आपको ये प्रॉब्लम आती है फ़ोन चलाना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है खड़े होकर चलाओ, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता ना, आप खड़े हो जाओ फ़ोन चलाओ, चलाओ 5 घंटा चला दो खड़े होकर फ़ोन, या तो घुटना रह जाएगा या तो फ़ोन रह जाएगा, नहीं खड़े होकर फ़ोन चलाओ। आप देखो ये बेंच को पीछे देखो, एग्जैक्टली पीछे देखोगे ना तो ऊंची ऊंची बेंच दिखेगी। आपको याद आए तो मैं आपको बताता था कि जब मेरा वो फेस चलता था तो मैं यहाँ पे फिर खड़े होकर पढ़ा करता था, क्योंकि कितनी देर बैठेंगे, तो वहाँ पीछे खड़ा हो जाता था। खड़े हो गए, बोल भाई सुन रहे हैं, खड़े होकर फ़ोन चलाओ। हमारा पढ़ने का मन नहीं करता तो नंगे पैर धूप में पैदल चलो, 2 किलोमीटर घूम आओ। बहुत सारे बच्चों को रहता है कि अरे शाम हो गई चलो कहीं घूम आए, हाँ तो घूमो नंगे पैर, धूप में घूमो 4 बजे, सब घूमना उमना निकल जाए। एक्चुअल में क्या है, हम लोग अपने आप को ऐसा कंफर्टेबल जोन में बैठाते हैं तो हमारे मन में ख्याल आते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में सब सुख सुविधा है, सब अच्छा है, तो आपको कोई चोट आ गई, मान लो पैर में चोट आ गई, हाथ में चोट आ गई, डॉक्टर ने बोला 15 दिन का आराम करना, तो आप तो घर पे बैठोगे, आपको खाना आ जाएगा, पानी आ जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स, रिकवरी चल रही है इसकी।
वहाँ मजदूर है, उसको रोज चोट लगती है इतनी, वो रिकवरी ही नहीं करता, उसको पता है मेरे पास रिकवरी का ऑप्शन नहीं है, क्या रिकवर करूँगा मैं, काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या। तो ये सब तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है ना, हमने बना रखे हैं अपने आप को। तो आइदर यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ, आइदर यू फिर गो फॉर एक्सट्रीमिज्म। पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, किताब में आग लगा देंगे, दूसरे को भी पढ़ने नहीं देंगे, तब तो आपको जीवन में मजा है। वो जो ये मीडियोकर वाली प्रॉब्लम है ना, आज नहीं पढ़ा कल पढ़ लेंगे, अभी तो 10 दिन का गैप है, ये परेशान ज़्यादा करता है। ठीक है ना, या तो मोटे हैं, तोंद निकली हुई है, फिर ये सब सपने नहीं देखना कि हमें तो फिट होना है, दुबले होना है, या फिर फिट हैं तो फिट हैं, फिर फिट ही फिट होते जा रहे हैं। और कोशिश ये करना है कि ऐसे लोगों से बच के रहना है जो डबल बातें करते हैं, कहें कुछ बात कुछ कर रहे हैं। जो है वो बात करो, जो नहीं है एक्सेप्ट करो। ठीक है ना, दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो कंट्रोलिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो अभी हमने क्या कवर किया, बोलो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। एक बार मुझे बताओ कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो भी गोल डिसाइड किया उसको अचीव करने में हेल्प कौन करेगा, कंट्रोलिंग। जो स्टैंडर्ड बनाया उसको जज कौन करेगा, कंट्रोलिंग। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड लास्टली वी हैव फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन दी एक्शन। चलिए टेबल को एब्जॉर्व कीजिए, 5 मिनट खर्च करिए, जल्दी से आगे बढ़ा जाए। फिर हार्ड कॉपी में पूरा ब्लैक एंड वाइट सही आया है या फिर ब्लर हो गया है, दिख रहा है बराबर। Now let's discuss one more element which is importance of controlling। कवर किया, अब बात करेंगे limitations of controlling। पहला क्या है, difficulty in setting quantitative standards। Some factors like morale satisfaction cannot be measured numerically। ये प्रॉब्लम है, सिर्फ नंबर्स में बात कर सकते हैं अपन, क्वालिटी पे बात कंट्रोलिंग में नहीं कर सकते। 100 करोड़ होना था 80 हुआ, पर आप इसमें ये बोल सकते हो क्या कि एक वर्कर ने ज़रूरत से ज़्यादा काम किया, एक वर्कर ने काम ही नहीं किया, ये सब के हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जोमेटो कैन नॉट ईजिली मेजर डिलीवरी पार्टनर सेटिस्फेक्शन इन नंबर्स। नॉट एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड इन टू दी नंबर्स, राइट। लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर पे बहुत माइन्यूट कंट्रोल होता है, 100% कंट्रोल नहीं होता। ये बिजनेस इन्वायरमेंट में भी अपन ने सीखा था। मैनेजमेंट कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज और कंपटीशन। आपका कंपटीशन 100% आपको कॉपी करता है, तो आप इसको कंट्रोल कर लोगे क्या, नहीं कर पाओगे। कंट्रोल कर सकते हैं इसको, नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ चलो कुछ ऐसा करने वाले हैं, तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, पर 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे एयर इंडिया इज इम्पेक्टेड बाय फ्यूल प्राइजेस फ्लक्चुएशन, तो एयर इंडिया की प्राइस की टिकट बढ़ी जाएगी अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो। इसमें एयर इंडिया भी बेचारा क्या कर ले, एयर इंडिया। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर बियॉन्ड मैनेजेबल कंट्रोल। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, कई बार एम्प्लॉय क्या करते हैं, बहुत रेजिस्ट करते हैं, और इसको भी कंट्रोल करना और कंट्रोलिंग की वजह से भी करते हैं। जैसे अब मैंने आपके लिए सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, आप पूरा टाइम सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, आप फ्री नहीं है। जैसे आप दोनों आपस में बात करने लगते हैं, सीसीटीवी कैमरा से बोलने लग जाते हैं कि आपस में बात ना करें। अगर इतनी निगरानी रखेंगे तो आदमी काम कैसे करेगा। तो ये भी एक तरीके का क्या है, प्रेशर है। अब जैसे आपने सीसीटीवी कैमरा कैशियर के पास ही लगा दिया, इसका क्या मतलब, आपको इस पर डाउट है कि ये पैसे चुराता होगा, तो उसको बुरा लग रहा है इमोशनली। अब यार आप तो करोगे क्योंकि आपको बिजनेस कंट्रोल करना है, पर सामने वाला व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझेगा ना,
उसका वो अपना इमोशन से आया है इस दुनिया में। एम्प्लॉयज में रेजिस्ट द कंट्रोल सिस्टम एज दे फील रिस्ट्रिक्टेड। कैसा फील करते हैं ये लोग? रिस्ट्रिक्टेड। लाइक टेस्ला एम्प्लॉयज हैव रिपोर्टेड प्रेशर ड्यू टू स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। बहुत प्रॉब्लम है टेस्ला में, परफॉर्म करना ही है आपको, ऐसे कैसे नहीं करोगे, पैसे किस बात के ले रहे हो, इस तरीके का एटीट्यूड है। अब देखो मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं तो बोलूँ बिल्कुल ठीक है, पैसे किस बात के ले रहे हो, काम तो करना ही पड़ेगा। पर उधर आप फिर ह्यूमन भी तो हो, तो वो भी तो देखना है आपको। मशीन थोड़ी है कि चालू करके छोड़ दी तो चलती रहेगी, थकेगी रोएगी। इसीलिए हेनरी फ्यूल के साथ जो हमारे भाई थे FW टेलर, उन्होंने हमको बहुत प्यार से समझाया कि वर्क स्टडी अप्लाई करना चाहिए। मोशन समझो, मेथड समझो, फटीक समझो, टाइम समझो। इतने साल पहले ही वो समझा गए थे। ठीक है। एक्सेस कंट्रोल में क्रिएट रेजिस्टेंस। कॉस्टली अफेयर, कंट्रोलिंग बहुत कॉस्टली भी होता है क्योंकि सिस्टम्स जनरेट करने पड़ते हैं बहुत सारे। आपने देखा होगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है और एक नॉर्मल अटेंडेंस होती है। होती तो दोनों ही अटेंडेंस है, यही पता चल रहा है ना बच्चा आया कि नहीं आया, एम्प्लॉय आया कि नहीं आया, पक्का। लेकिन ये कितना कॉस्टली अफेयर है, उसका मेंटेनेंस है, बिजली का खर्चा है, वाईफाई से चलती है तो वाईफाई का खर्चा है, खर्चा लगता है कंट्रोलिंग सेट करने में। Installing and maintaining control system have involves high cost and time also. Control is beneficial but expensive. How many limitations we have? बताओ नाम। पहला, difficult in setting quantitative, little control on external, resistance from employee and costly affair. चलो मुझे बता दो तो अभी तक अपन ने क्या करा, कंट्रोलिंग क्या होता है समझ आया, इंपॉर्टेंस क्या है, अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल, आवाज नहीं आ रही मुझे, अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल, जजिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ, improving employee performance or motivation, ensuring order and facilitating coordination in action. Difficulty in setting quantitative standard is the limitation. Little control on factors of external units are limitation. Resistance from employee is a limitation, and controlling is a costly affair. It is also one of the limitation, right? So we have covered importance and limitations of the controlling. Now let's move to the very important topic, which is relationship between controlling and, मैं इसको समझा देता हूँ और ये बहुत डिटेल्ड में बड़ा सा लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, लेकिन मैंने इसको पॉइंटर में लिखा है, 12 पॉइंट में ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपको इसको थोड़ा समझाऊँ। देखो, प्लानिंग से चले ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग, स्टाफिंग से डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग से कहाँ आ गए, कंट्रोलिंग। क्या ये बात समझ आती है? अब ऐसा बोलते हैं कि जो प्लानिंग चलती है ना, ये फॉरवर्ड की तरफ चलती है। किधर चलती है? आगे की तरफ बात करती है प्लानिंग, ठीक है। वहीं जब हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो हम बोलते हैं जो कंट्रोलिंग है ना, ये बैकवर्ड चलती है। किधर चलती है ये? बैकवर्ड क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये पीछे जाके चेक करेगी कि गलती कहाँ हो गई, क्या डायरेक्शन में गलती हुई, क्या हमने स्टाफिंग गलत करी, क्या रिसोर्स गलत आई, क्या प्लान गलत था, ऐसा। लेकिन ये दोनों ही बातें आधी सही या आधी सही नहीं है। बेसिकली कंट्रोलिंग की मेन इच्छा ये होती है कि वो ये समझे कि 80 करोड़ रुपए ही क्यों आए, तो वो पीछे जाके क्रॉस चेक करना चाहती है कि गलती कहाँ हुई। वहीं पे प्लानिंग ये बोलती है कि 100 करोड़ आना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये आगे जाने की बातें कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों साथ में है। कंट्रोलिंग में जो जो गलतियां होती हैं वो हमें ये बताती हैं कि अगला प्लान कैसा हो, और कंट्रोलिंग में करना क्या है वो कौन बताएगा कि प्लानिंग में पता चलेगा। तो कंट्रोलिंग के लिए हमने ये लाइन प्लानिंग में ही पढ़ ली थी, प्लानिंग क्रिएट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में जो भी कंट्रोल किया जाएगा वो डिसाइड कौन करेगा? प्लानिंग। कंट्रोलिंग में जो कंट्रोल हुआ उससे लेके नया प्लान बनाएंगे, तो ये दोनों कैसे हो गए? इंटरलिंक्ड हो गए। अच्छे ऑथर्स बोलते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ प्लानिंग है, दूसरी तरफ, तो ना तो ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है ना तो ये बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है, ये बोथ है। कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है और बैकवर्ड लुकिंग है, प्लानिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है और बैकवर्ड लुकिंग है। क्योंकि प्लानिंग भी पुराने ट्रेंड्स चेक करता है, पास्ट रिकॉर्ड चेक करता है, फिर नया प्लान बनाता है।
कंट्रोलिंग में भी हम देखते हैं कि अब जो गलती हुई इससे फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मैं चाहता हूं एक बार आप इसको रीड करें 12 पॉइंट। डन। Now let's come to the one of the important part and the last part of this chapter. एक और प्रोसेस ऐड करते हैं, पर मुझे पहले बताओ कितनी प्रोसेस कवर करी अपन ने। प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्टाफिंग, स्टाफिंग में एक और थी सिलेक्शन। डायरेक्शन में प्रोसेस नहीं थी, डायरेक्शन में क्या था, एलिमेंट थे, एलिमेंट थे और प्रिंसिपल थे, है ना। कंट्रोलिंग में फिर आपको क्या मिलेगी, प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करो, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कैसे सेट करेंगे भाई साहब, ये तो प्लानिंग में ऑलरेडी किए हुए हैं ना, बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या करोगे, मेजरमेंट करो, किसका, एक्चुअल परफॉर्मेंस का। तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कितनी थी भाई, 100 CR, आना बोलो। एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी निकल के आई, 80 CR। अब क्या करोगे, अब कंपैरिजन करो, कंपैरिजन बिटवीन 100 CR एंड 80 CR, ये लिखा है ना, कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। कितने का डिफरेंस है, इस 20 CR को क्या बोलेंगे, डेविएशन। क्या बोलेंगे, वर्ड याद रख पाओगे, क्या वर्ड बोलेंगे, डेविएशन। आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, एनालाइजिंग द डेविएशन, कि ये डेविएशन आया क्यों, ये डेविएशन आया क्यों। अब इस डेविएशन में दो बातें और होती हैं, एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और एक होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ठीक है, इस पे बात करेंगे एक बार। इसके बाद चलो हमें पता चल गया क्या प्रॉब्लम है, क्या डेविएशन है, फिर क्या करो, करेक्टिव एक्शन लो, डेविएशन को क्या करो, सुधार दो। तो अगर मैं वापस से यहाँ पे बनाऊँ कि मैंने प्लानिंग करी 100 CR, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, डायरेक्टिंग कर ली, कंट्रोलिंग पे मेरे को कितना पता चला, 80 CR, डिफरेंस कितना आया, 20 CR। अब मैं इसको क्या करूँगा, करेक्ट, और फिर क्या बनाऊँगा, नया प्लान। वही तो बात है, यही करा ना। स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस पता होना चाहिए, दोनों को कंपेयर करिए और फिर एनालाइज करिए और टेकिंग करेक्टिव एक्शन, फाइनली एक्शन लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, यस और नो। अब एक बार पढ़ के कुछ बातों को समझेंगे ताकि और क्लैरिटी आ जाए। स्टैंडर्ड्स आर बेंचमार्क अगेंस्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर्ड। They can be quantitative like cost, output, sales, and also qualitative like goodwill, morale. Standards should be clear and measurable and flexible, which are done in the case of planning itself. First, set target clearly. पहली लाइन क्या बोली, first set target clearly. Actual performance is measured using observation, report, sample checking, and ratios. Measurement should be objective and in some unit as standards also. Then what we do, measure what actually happens. हुआ क्या है पता करो आप,
ठीक। देन एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद द सेट स्टैंडर्ड्स। जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट करें उससे क्या करेंगे, एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। आइडेंटिफाई डेविएशन। कंपैरिजन इज इजियर व्हेन स्टैंडर्ड्स आर क्वांटिफाई। कंपेरिजन आसान होगा जब क्वांटिटी में बात करेंगे। 100 करोड़ 80 करोड़ बहुत आराम से बात हो जाएगी, 20 करोड़ का डिफरेंस। कंपेयर टारगेट वर्सेस। नाउ डेविएशंस आर एग्जामिन टू फाइंड कॉज। क्यों ये हुआ, क्यों 20 करोड़ नहीं कर पाए, तो पीछे जाओ। कंट्रोलिंग के पहले क्या था, डायरेक्टिंग। हो सकता है डायरेक्शन गलत हुआ हो, लीडरशिप गलत दी हो, सुपरविजन गलत हुआ हो, मोटिवेशन देने में चूक रह गई हो। और पीछे जाओ, स्टाफिंग गलत है, गलत व्यक्ति ले आए, 10 लोगों की ज़रूरत है, 4 लोगों से काम करा रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। और पीछे जाओ, ऑर्गेनाइजिंग, जिससे हर बार रिसोर्सेज आप असेंबल कराते हो, इस बार आपने उससे नहीं ली, सप्लायर चेंज करा है, डिस्काउंट फैसिलिटी कुछ बढ़ाई है, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। प्लानिंग चेक करो, इस बार आपने नया प्लान ट्राई किया था, इस वजह से रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक। अब कुछ बातें खास। पहली बात MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप कितना ही कोशिश कर लो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनको इग्नोर करना चाहिए। मान लेना चाहिए कि ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं। जैसे अभी 28 को आपकी एग्ज़ाम आएगी, मान लीजिए मेन बोर्ड एग्ज़ाम आपके सामने आ गई, पूरा पेपर आपने देखा, पेपर में आपने देखा ये भी आता है, ये भी आता है, सब आपको आता है, और एक क्वेश्चन आपको आखिरी में लास्ट केस स्टडी का ऐसा दिखा और आपने उसको पढ़ा और आपको लगा कि ये नहीं आता, तो अब वो 6 नंबर का क्वेश्चन है और वो आपको समझ आ गया कि नहीं आता, लेकिन बाकी पूरा पेपर आता है। तो अब जो समझदार आदमी है वो क्या बोलेगा, ये MBE है, ये 6 नंबर क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्योंकि अब मैं कुछ भी कर लूँ ये 6 नंबर सुधार नहीं सकता, जो भी मैं करूँगा वो तुक्का ही लगाऊंगा, तो मुझे इन 6 नंबर को क्या कर देना चाहिए, इग्नोर। और दिमाग किस पे लगाना चाहिए, 74 पे। एक बार मेरे 74 का मामला सेट हो गया तो मैं चेक करूंगा कि 6 नंबर पे और कुछ कर सकते हैं या। वहीं पे दूसरा एक बच्चा आपको मिलेगा कि नहीं ये अगर और आ जाए तो 80 में से 80 पूरे हैं, तो पहले मैं इसी को सही कर देता हूँ। अब उसने उस पर ज़्यादा दिमाग लगाया, मान लीजिए थोड़ा समय वेस्ट हो गया, मान लीजिए एग्जॉस्ट हो गया, तो वो 74 जो उसकी ग्रिप में थे वो भी क्या हो गए, लूज। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि उन चीज़ों पे अपना कंट्रोल होना चाहिए जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्शनल हैं, और असल मुकाबले में आपको जीवन में काम 20-25% ही करना है, 80% काम नेचुरल होता है। आपका काम क्या है, खाना बनाना और खाना। डाइजेशन की चिंता है क्या आपको? आपको ऐसे बॉडी में बटन वटन पासकोड डालना पड़ता है कि भाई चलो अब शुरू हो जाओ? उसको मालूम है खाना खाया है, मेरे को डाइजेस्ट करना है, न्यूट्रिशन है अलग निकालना, वेस्टेज अलग निकालना, बॉडी में डालना, बॉडी सब बॉडी को आता है। आपका सिर्फ फोकस क्या है कि ठीक से टाइम से खाना खा लो। आपका कंट्रोल क्या है, क्या खाना है इस पे। एक तरीके से आप ध्यान से अभी लाइन को सोचो तो आपको समझ आएगा, आप ये अजम्पशन पे ही तो जी रहे हो कि मैं ये खाऊंगा तो ऐसा होगा। पूरी प्रोसेस कहाँ पता है आपको? आपको इतना पता है ना कि मैं प्रोटीन खाऊंगा तो मैं मस्कुलर लगूंगा, तो मस्कुलर आप प्रोटीन की वजह से थोड़ी लग रहे हो, तो बॉडी की फंक्शनिंग है कि वो डाइट में से प्रोटीन अलग करती है, आपके मसल फाइबर को जाके रिक्रिएट करती है, तो आप जाके मस्कुलर लगते हो। तो पूरी प्रोसेस है ना, पर आपका कंट्रोल किस पे है, खाना बनाने से लेके खाना खाने तक, टाइम से खाने तक, और उस खाने को पचाने के लिए मदद हो जाए इसके लिए एक्सरसाइज करने तक। तो आपके हाथ में तो बहुत छोटा पार्ट है, 80% पार्ट तो बॉडी के पास है, आप तो बहुत छोटे पार्ट पे काम कर रहे हो। अब अगर आप इसी छोटे पार्ट को काम सही नहीं करोगे तो आप 80% के रिजल्ट को एज्यूम नहीं कर सकते ना। आप ये 20% सुधार लो, 80% रिजल्ट आ जाएगा। आप देख लो, कोई भी प्रोसेस उठा के देखो, कोई ये बोल दे कि हम तो 100%, जैसे आप पढ़ते हो तो आपको क्या लगता है कि आप पढ़ रहे हो, तो आपके ब्रेन की कैपेसिटी है मेमोरी स्टोर करने की, उसके पास ये स्किल है कि वो जो देखता है याद रख सकता है। अल्जाइमर सुना है? अल्जाइमर, भूल जाते हैं ना लोग, बीमारी होती है। ADHD सुना है? लोग ADHD की बीमारी होती है, हाइपर अटेंशन हो जाता है, इधर इधर फटाफट फटाफट दिमाग चलता है, याद नहीं रह पाता, रिटेंशन 0 हो जाता है। आपका नॉर्मल है ना,
पर आप उसको वैल्यू कर रहे हो क्या? नहीं, आपको लगता है कि वो आपको दिया हुआ है, ऐसा थोड़ी है। आप क्या करते हो? किताब पढ़ते हो, 2 लाइन पढ़ते हो, रिपीटेटिव करते हो, वो स्टोर करता है। तो आधा से ज़्यादा काम तो वो कर रहा है। आप उसको बोलते हो मेरी एग्जाम में मेरे को बता तूने क्या याद किया था, वो बताता है। आप उसको बोलते हो कि ये देख केस याद आया, वो कनेक्ट करके देता है। तो भाई आप क्या कर रहे हो? तो वो कर रहा है। और अगर ऐसा है तो अपनी बॉडी में से ब्रेन हटवा दीजिए और फिर काम करके देखिए। तो ये सब स्किल तो उसके पास है ना। आप बोलते हो कि चलो अब ए लिखो, तो आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका हाथ हेल्प कर रहा है ना ए लिखने में। आपने तो ए लिखना सीखा है। जो प्रोसेसर है उसका, अरे ये तो वैसा ही है ना, मैंने एक फोल्डर बनाया कंप्यूटर में, तो मैं उस फोल्डर को जाके कभी भी खोल सकता हूँ। तो रखेगा तो कंप्यूटर ना उसको अपने पास। मैं फोल्डर सर्च करूंगा तो उसको याद है, हाँ मेरे पास ऐसा फोल्डर है। तो आपका काम क्या है? आप सीपीयू का यूज करते हो, सीपीयू थोड़ी हो। आप तो आउटपुट हो, आउटपुट डालते हो, वो दिखाता है, डिस्प्ले करता है। तो हमें ये समझना है कि ऑलरेडी हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्सेप्शनल है, हमारा उस पर मैनेजमेंट ही नहीं चलता। रेयर चीजें हैं जिस पे हमारा कंट्रोल है 100%। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको खुद छोटा पार्ट मैनेज करना है, और वो अगर हम कर लेंगे तो बचा हुआ रिजल्ट बाय डिफॉल्ट आ जाता है। इसी पे तो पूरा मैनिफेस्टेशन टिका हुआ है। पूरे मैनिफेस्टेशन की कहानी यही है। हम सोचेंगे वो होगा, नहीं 80% तो हो ही रहा है। आप सही सोच लो, बाकी वो देख लेगा सब। ठीक है। तो एक कोर कंसेप्ट क्या हुआ? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें हम क्या दिमाग लगाते हैं कि कुछ चीज़ें कंट्रोल के बाहर है, तो इन पे मैनेजमेंट करना है क्या? नहीं, इनको छोड़ दो। एग्जाम्पल दो सर, ये रूम है, इस रूम का पेंट कराओ। तो आप पेंटर भाई साहब आए, उन्होंने बोला 20 लीटर पेंट लगेगा। तो आप उनको ये बोल सकते हो कि एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए, पूरा 20 लीटर पेंट दीवारों पे ही होना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब पागल हो गया, 2-3 लीटर तो नीचे ही गिर जाएगा। तो बोले ये क्या बात हुई? तो आप तो पैसे कम, बोलते भैया आप कर लो, आप ऐसा पेंट करके दिखाओ कि नीचे ना गिरे। तो बोले जैसे नीचे गिरे तो पकड़ लेना फिर लगा देना। आप करके दिखाओ ना। तो नॉर्मल लॉ से होगा ही इतना। गाड़ी पे पेंट होते हुए देखा होगा, स्प्रे से पेंट किया, अगर 100 ml पेंट किया है तो 10 ml पेंट उड़ जाएगा हवा में। तो उसको कहाँ से पकड़े? पकड़ सकते हैं उसको, कंट्रोलेबल ही नहीं, बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन ही उसके बाहर का आपको करना है। क्या ये बात क्लियर है? जैसे जो गन्ना आता है, गन्ना अभी गन्ने का जूस चल रहा होगा मार्केट में, गन्ना 1 किलो गन्ना लिया आपने, तो 1 किलो गन्ने का 1 किलो जूस निकलेगा। कचरा भी तो बचेगा, उसका क्या करेंगे? कैलकुलेशन है, गलत है, वेस्ट है सर, कुछ नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो ना आप ये? फिर एक पॉइंट आता है सीपीसी। क्या पॉइंट आता है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब क्या होता है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कंट्रोल में होना ही चाहिए, जो बहुत क्रिटिकल है। अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाए तो मैनेजमेंट हाथ से चला जाएगा। देखो दोनों बात कर रहा हूं मैं, एक तरफ क्या बोल रहा हूं कि कुछ पार्ट कंट्रोल ही नहीं हो सकता, एक तरफ क्या बोल रहा हूं कुछ पार्ट क्रिटिकल है, मैंडेटरी कंट्रोल होना इसका जरूरी। दोनों बातें समझ आनी चाहिए। जैसे क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट ये है कि आप एग्जाम में सही टाइम पे पहुंच जाओ, ये क्रिटिकल पॉइंट था। 3 घंटे का पेपर है, आप 2.5 घंटे बाद पहुंचे, या आधे पेपर बाद पहुंचे, 1.5 घंटे बाद पहुंचे। अब 1.5 घंटे में आप मैनेज क्या करोगे? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या लगाओगे? तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल था ना, आपको टाइमली पहुंच जाना चाहिए था। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बिजनेसेस में होता है। जैसे बिजनेसमैन में कॉस्ट जो है इन्वॉल्व हो रही, तो उसको ध्यान रखना है, कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है इसका हमको ध्यान रखना है। ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, अगर कॉस्ट बिगड़ गई तो मेरा पूरा आगे का चेन बिगड़ जाएगा। ठीक है। तो कुछ पार्ट बिजनेस का और मैनेजमेंट का ऐसा है जो क्रिटिकल है, जिसमें कहीं भी चूक नहीं होना चाहिए। कुछ पार्ट ऐसा है जो आप बिल्कुल बिंदास इग्नोर कर सकते हो। मज़ेदार बात यह है कि इसको आइडेंटिफाई करने में भी टाइम लगता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये सबको मैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मानूंगा और इन सबको क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मानूंगा। आइडेंटिफिकेशन शुड बी देयर कि ये वो पार्ट है जो कंट्रोलेबल नहीं है, तो इसको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रखेंगे। ये वो पार्ट है जो कंट्रोलेबल था, मैं नहीं कर पाया, तो मुझे इसको क्रिटिकल कंट्रोल एरिया में डालना है। ठीक है। ये किस चीज़ की टेक्निकलिटी है बेटा? ये टेक्निकलिटी है एनालाइजिंग डेविएशन की। लास्टली हमें क्या मिलता है? टेकिंग करेक्टिव एक्शन।
करेक्टिव एक्शन इज टेकन टू रिमूव कॉज ऑफ डेविएशन, डेविएशन क्यों हुआ उसको हटाने के लिए। इट मे इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग, repairing machinery, revising standard and reallocating resources. What is the one liner? Correct mistake and improve performance. क्या ये बात क्लियर होती है? मैं चाहता हूँ एक बार मेरे साथ आप पूरी प्रोसेस मुझे बता दें। कितने स्टेप है बेटा प्रोसेस में, कौन कौन से? पहला क्या है? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। दूसरा क्या है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल। फिर क्या है? कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। देन एनालाइजिंग, देन टेकिंग करेक्टिव। डन। कंट्रोलिंग क्लियर होता है पूरा A to Z, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ अपन ने समराइज किया कंट्रोलिंग को, ठीक है। थैंक यू फॉर द कंट्रोलिंग।